Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I'm your educator Meghna. So we were discussing the unit cellular organization of life sciences. So आज का जो टॉपिक है वो आज लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एंडोसाइटोसिस के बारे में. सो एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, मैक्रोपिनोसाइटोसिस, क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये सारी चीजें काफी डिटेल्ड में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. सो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द टॉपिक कैवियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. सो लास्ट वीडियो में कैवियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस रह गया था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को. सो कैवियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है. सो कैवियोली क्या होता है? कैवियोली इज अ केव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको लिटिल केव्स बोलते हैं इन लैटिन, ठीक है. सो एक ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इन वैजिनेशन होता है, ठीक है. सो कैवियोली क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो एक केव की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैवियोली, ठीक है. कैवियोली जो होता है ये सेल सरफेस पे होता है ऑफ वर्टिब्रेट्स. स्पेशली कहाँ होता है? एंडोथीलियल सेल्स में और एडिपोसाइट्स में. सो एंडोथीलियल सेल्स और एडिपोसाइट्स के जो सेल सरफेस होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहां पर एक क्लैथरीन इंडिपेंडेंट ड्राफ्ट डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैवियोली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ये जो कैवियोली है ये एक फ्लास्क शेप इन वैजिनेशन से, क्या है? फ्लास्क शेप इन वैजिनेशन है. सो फ्लास्क शेप इनवैजिनेशन होता है, और ये जो फ्लास्क शेप बन रहा है, ये जो कैवियोली फॉर्म हो रही है, ये जो है कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड रिच रीजन में होता है जिनको हम लिपिड ड्राफ्ट बोलते हैं. सो लिपिड ड्राफ्ट रीजन में जो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड रिच रीजन्स होते हैं वहीं पर हमें कैवियोली का फॉर्मेशन होता है. ये जो कैवियोली का फॉर्मेशन होता है यूजुअली ये कैवियोलिन नाम के प्रोटीन से होता है, ठीक है. कैवियोलिन नाम के प्रोटीन से होता है. ये जो कैवियोलिन है एक स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है, जिनका साइज दे रखा है, जिनका वेट दे रखा है. ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी पाए जाएंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स and the endoplasmic reticulum contain this caveolin protein. These are the small proteins, ठीक है. कैवियोलिन एक स्मॉल प्रोटीन्स है, ठीक है. एंड ये जो प्रोटीन है, ये जो कैवियोलिन प्रोटीन है, ये कैवियोली का फॉर्मेशन करते हैं. ये कैवियोली का फॉर्मेशन करते हैं. एंड दिस कैवियोली क्या है? एक फ्लास्क शेप का इनवैजिनेशन है. कहां बन रहा है? सेल सरफेस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है. और ये एक एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए बनता है. ये फॉर्मेशन जो हो रहा है कैवियोली का, ये एक एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए हो रहा है. अगर इसका हम डिटेल देखें, अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, तो लिपिड ड्राफ्ट रीजन है जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड जो होते हैं वो रिच है. यहाँ पर हम कैवियोली का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो ये कैवियोली का जो स्ट्रक्चर है इस फॉर्म में, ये पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर इज द कैवियोली. सो कैवियोलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर पिंक कलर का है. ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये स्फिंगोलिपिड्स हैं, एंड द येलो पार्ट इज द कोलेस्ट्रॉल. सो ये जो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड रिच रीजन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैवियोलिन प्रोटीन अटैच होकर एक कैवियोली या फिर एक इनवैजिनेशन फॉर्म कर रहे हैं जो कि कैरी आउट करेगा क्या? एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है. ये जो कैवियोली जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करते हैं मेम्ब्रेन में. जो मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करते हैं, और ये कैवियोलिन फोर्स करते हैं लिपिड बाइलेयर को कि वो इनवर्ट कर्व करे, ठीक है. एक इनवर्ट कर्व करे, और एक क्या होता है? कैवियोली का फॉर्मेशन हो सरफेस पे, सेल के सरफेस पे कैवियोली का फॉर्मेशन हो. ये जो कैवियोल होते हैं ये अंदर पिंच ऑफ होते हैं. ये जो पिंच ऑफ होते हैं बाय द प्रोटीन डायनेमिन. सो एक डायनेमिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है इसको पिंच ऑफ करके एक वेसिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है. सो कैवियोलिन पिंच ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग डायनेमिन. डायनेमिन प्रोटीन का यूज करके ये कैवियोली जो होते हैं वो पिंच ऑफ होते हैं. और ये जो अपना कंटेंट होता है ये आगे चल के कहा? एंडोप्लाज्मिक, यहाँ एंडोसोम में, ठीक है. एंडोसोम में या तो फ्यूज करेंगे या फिर ये एक फॉर्मेशन करते हैं कैवियोसोम का. इसे क्या बोलेंगे? कैवियोसोम. सो हमने क्या देखा कि कैवियोली जो है, कैवियोली एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन रहा है. कहां पर बन रहा है? जहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड रिच है. ये जो कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड रिच रीजन होते हैं इसे हम लिपिड ड्राफ्ट बोलते हैं. ये जो रीजन है यहाँ पर कैवियोलिन नाम का प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है कोलेस्ट्रॉल से और फोर्स करता है लिपिड बाइलेयर को कि वो इनवर्ट कर्व करे और एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैवियोली. ये कैवियोली जो है ये जो कार्गो प्रोटीन या जो प्रोटीन है उसको फॉर्म करता है एक अंदर कैवियोसोम. उस कैवियोसोम में फॉर्म करता है, उस प्रोटीन को डिलीवर करता है कहां पर? इस कैवियो से. ये जो कैवियोसोम फॉर्म हो रहा है ये कैवियोसोम फ्यूज करता है अर्ली एंडोसोम से
और वहां पर क्या होता है, उस कार्गो या उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर देखा जाए ये जो कैव्यूलिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, जहां पर सेल में इन्वेजिनेशन हो रहा है और अंदर कैव्यूसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, सो यहाँ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जहां पर ये कैव्यूलिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हमें देखने को मिलता है, जो कि एक एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। जैसे कि सेल के अंदर क्या हो गया, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा और सेल के अंदर जो भी कंटेंट या फिर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल होंगे वो डिलीवर होते हैं कहाँ, एंडोसोम में या फिर लाइसोसोम में। सेल सिग्नलिंग में, जैसे कि सिग्नलिंग में क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर पे बाउंड एक लिगेंड होता है और वो भी क्या होता है, इंटरनलाइज हो जाता है। सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में हमें कैव्यूलिन नाम का प्रोटीन, कैव्यूलिन प्रोटीन जो होता है कैव्यूली का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से कैव्यूली मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। थर्ड हम देख सकते हैं लिपिड के ट्रांसपोर्ट में, एंड फोर्थ दे सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये कैव्यूली का फॉर्मेशन होता है। तो वी कैन सी क्या था, कैव्यूली का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कैव्यूलिन प्रोटीन के हेल्प से इन द lipid and in the cholesterol and sphingolipid rich region of the plasma membrane, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Again we can see here the structure of the caveolin rich lipid raft। ये caveolin है जो कि lipid raft rich region में ये पाया जा रहा है। यहाँ पर कैव्यूली का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो कैव्यूली फॉर्मेशन इज ड्रिवन बाय इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैव्यूलिन। कैव्यूलिन क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कैव्योलिन्स आर द प्रोटीन जो कि कैव्योली का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। सो दीज आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। These are the integral membrane proteins. We can see here the caveolin structure. So caveolins are the integral membrane proteins and they form the caveoli. So these are the caveoli and the caveosome, जिसका pH कह रहा है न्यूट्रल pH है, ठीक है। एंड ये caveosome जो होता है अर्ली एंडोसोम से फ्यूज करता है, ठीक है। एंड अर्ली एंडोसोम हैज pH slightly acidic. So after that, now move to the next topic which is clathrin and caveoli independent endocytosis, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, clathrin mediated endocytosis, caveoli mediated endocytosis. Now is the topic clathrin and caveoli independent endocytosis. So ऐसा endocytosis जिसमें clathrin और caveoli दोनों प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। So ये यूजुअली कब होता है, ये स्पेशलाइज हाई कैपेसिटी एंडोसिटिक पाथवे फॉर लिपिड और फ्लूइड। सो लिपिड्स और फ्लूइड के लिए जो एंडोसिटिक पाथवे होते हैं वहां पर क्लैथरीन और कैवेली इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा जाता है। नाउ अगर अब बार बार हमने देखा कि रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है। क्लैथरीन में भी हमने देखा कि रिसेप्टर्स थे जहां पर अपना लिगेंड मॉलिक्यूल जैसे एलडीएल था, ठीक है। लास्ट के वीडियोस में हमने देखा एलडीएल बाइंड करता है, ट्रांसफरेंट बाइंड करता है अपने ट्रांसफरेंट रिसेप्टर से। सो ये जो रिसेप्टर्स है इनका फेट क्या होता है, ये आगे चल के कहां जाते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो भी एंडोसाइटोसिस हो रही थी, एंडोसिटिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वो वेसिकल जाकर के एंडोसोम से फ्यूज कर रहा था और लाइसोसोम से फ्यूज कर रहा था, और वहां पर जो भी प्रोटीन्स उनके अंदर प्रेजेंट थे अपने रिसेप्टर से बाउंड थे, उनका क्या होता है, डाइजेशन हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, या रिमूवल हो रहा था। लेकिन रिसेप्टर का क्या फेट है, रिसेप्टर का क्या होता है, ठीक है। जो प्रोटीन अपने रिसेप्टर से बाउंड होते हैं उस एंडोसिटिक वेसिकल में, हम क्या देख रहे थे, एंडोसिटिक वेसिकल था और उस एंडोसिटिक वेसिकल से प्रोटीन जो था अपने रिसेप्टर से बाउंड होकर आ रहे थे। इन केस ऑफ एलडीएल भी हमने देखा और इन केस ऑफ ट्रांसफरेंट भी हमने ये देखा था लास्ट के वीडियोस में। सो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये तो जाकर के जब ये वेसिकल फ्यूज करता है अर्ली एंडोसोम के साथ, तो क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन्स है इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है अर्ली एंडोसोम में, लेट एंडोसोम में, लाइसोसोम में, इस तरीके से क्या होता है, इन प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द रिसेप्टर, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फेट ऑफ द रिसेप्टर। सो 3 पॉसिबल फेट्स होते हैं रिसेप्टर के, या क्या, तो 3 पॉसिबल फेट जो होते हैं वो रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स के दिखाए जाते हैं या देखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जो स्टेप है या पहला जो फेट है वो क्या है कि रिसेप्टर रीसाइकल्ड एंड लिगेंड डिग्रेडेड। रिसेप्टर जो है वो रीसाइकल बैक हो जाएगा, कहां पर, सेल के सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो हमारा लिगेंड है वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। सो एलडीएल के केस में ये देखा था जब हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय मेमेलियन सेल। वहां पर हमने क्या देखा था कि एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो बाइंड करता है अपने एलडीएल रिसेप्टर के साथ और वो इंटरनलाइज होता है क्लैथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर, और वहां पर क्या हो रहा था कि वो फ्यूज कर रहा था एंडोसोम से, और कोलेस्ट्रॉल जो था, एलडीएल जो था वहां पर डाइजेस्ट हो रहा था और कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो रहा था। तो सेम केस में अगर हम देखें तो कैसे रिसेप्टर का क्या फेट होता है। सो रिसेप्टर जो होते हैं, एलडीएल जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, एलडीएल रिसेप्टर से,
तो एलडीएल जो होता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द रिसेप्टर इन द एंडोसोम, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि एलडीएल जो था अपने रिसेप्टर से क्या होता था, रिलीज हो जा रहा था एंडोसोम में, ठीक है। अब जो रिसेप्टर थे वो रिसाइकिल हो जा रहे थे, कहां पर वो रिसाइकिल हो जा रहे थे, रिसेप्टर जो थे वो रिसाइकिल हो जा रहे थे सरफेस में, रिसेप्टर अगेन रिसाइकिल बैक हो जा रहे थे अपने सरफेस पे, सेल सरफेस पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और जो एलडीएल था वो क्या होता है, लाइसोसोम में जा रहा था और डिग्रेड हो जा रहा था, ठीक है। सो एलडीएल डिग्रेड हो जा रहा था, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर फॉर्म में क्या हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो था वो कोलेस्ट्रॉल को रिलीज कर दे रहा था एलडीएल से, और इस तरीके से हम देख रहे थे कि रिसेप्टर जो था वो रिसाइकिल बैक था, ठीक है। सो रिसेप्टर रिसाइकिल होता है और लिगेंड डिग्रेड हो जाता है। ये इस किसका एग्जांपल है, एलडीएल के केस में हमने देखा था। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल या अनदर जो फेट है। सो दूसरा फेट यहाँ पर प्रेजेंट है। पहला फेट क्या था कि रिसेप्टर रिसाइकिल हो जाएगा और लिगेंड डिग्रेड हो जाएगा। सेकेंड फेट है कि रिसेप्टर और लिगेंड दोनों रिसाइकिल हो जाएंगे, ठीक है, जैसा हमने ट्रांसफेरिन में देखा था। ट्रांसफेरिन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अपटेक ऑफ आयरन, ठीक है, बाय द ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन था जो कि आयरन से बाउंड था, उसे हम बोल लेते हैं फेरोट्रांसफेरिन। और आफ्टर रिलीजिंग द आयरन इनटू द एंडोसोम, एंडोसोम के एसिडिक पीएच में जब आयरन रिलीज कर दे रहा था, तो वहां पर हम देख रहे थे क्या कि उसको एपोट्रांसफेरिन बोल रहे थे, ठीक है। जब ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर से बाउंड था तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, इस स्ट्रक्चर को जहां पर वो रिसेप्टर जो था अपने लिगेंड से बाइंड था, या ट्रांसफेरिन जो था, ट्रांसफेरिन जो था, अगर ये ट्रांसफेरिन है और ये अगर इसका रिसेप्टर था, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आफ्टर द रिलीज ऑफ आयरन इन द एंडोसोम क्या कहला रहे थे, एपोट्रांसफेरिन, ठीक है, एपोट्रांसफेरिन कहला रहे थे। सो इस केस में रिसेप्टर का क्या होता है हम देखते हैं। सो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जब बाउंड होता है ट्रांसफेरिन से, ये जो कि लिगेंड की तरह यहाँ काम कर रहा है, कैरिंग आयरन, रिलीज द आयरन इन द एंडोसोम, ठीक है। सो ट्रांसफेरिन जब आयरन से बाउंड होता है फेरोट्रांसफेरिन स्टेट में, अपने रिसेप्टर से बाउंड होता है और क्या कहलाता है, और रिलीज करता है उस आयरन को एंडोसोम में, ठीक है। जब एंडोसिटिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है और एंडोसोम से जाकर के आगे फ्यूज करेगा, तो क्या करेगा, रिलीज कर देता है आयरन को एंडोसोम में। और रिसेप्टर जो होते हैं, अब रिसेप्टर बाउंड ट्रांसफेरिन को हम क्या बोलेंगे, एपोट्रांसफेरिन, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, लैकिंग आयरन रिसाइकल टू द सरफेस वेयर रिसेप्टर एंड लिगेंड डिसोसिएट, ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में देखा गया था ट्रांसफेरिन में कि रिसेप्टर और लिगेंड दोनों ही रिसाइकल बैक हो जा रहे थे, ठीक है, टू द सेल सरफेस, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है जहां पर रिसेप्टर लिगेंड दोनों ही रिसाइकिल हो जाएंगे, ठीक है। ये केस कहां देखा गया था, ये देखा गया था ट्रांसफेरिन में, ठीक है। ट्रांसफेरिन में हमने ये स्टडी की थी जहां पर रिसेप्टर और लिगेंड दोनों एपोट्रांसफेरिन फॉर्म में रिसाइकिल बैक हो जा रहे थे टू द सेल सरफेस, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड फेट है रिसेप्टर का, ठीक है। फेट मतलब आगे क्या होगा, ठीक है, उसका मतलब भविष्य क्या होगा, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पर एक दे रखा है एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर एंड लिगेंड बोथ आर डिग्रेडेड, ठीक है। यहाँ पर रिसेप्टर और लिगेंड दोनों ही डिग्रेड हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो अपने रिसेप्टर से बाउंड होते हैं, सिग्नलिंग चलती है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिग्नलिंग, जब सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, क्लैथिंग कोटेड पिट ओनली, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं लाइसोसोम में, ठीक है। ईजीएफ के साथ उसका रिसेप्टर भी क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हुज लिगेंड इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ईजीएफ इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या है, एक स्मॉल एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन है, ठीक है, एक तरीके का सिग्नल प्रोटीन होता है ईजीएफ, ठीक है। ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज अ सिग्नल प्रोटीन, ठीक है, ये एक सिग्नल प्रोटीन है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, सेल के बाहर पाया जाने वाला एक सिग्नल प्रोटीन है जो कि क्या काम करता है, जो कि सेल को मैसेज देता है डिवाइड करने का, ठीक है। सेल को डिवाइड करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो डिवीजन के लिए जाए, ठीक है। सो ये जब ईजीएफ जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और क्लैथरीन कोटेड पिट में आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बाइंड किया, यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड पिट बना, ठीक है, ये क्लैथरीन थे, सपोज दिस आर द क्लैथरीन्स। सो ये क्लैथरीन कोटेड पिट में क्या हुआ, रिसेप्टर जो थे वो बाइंड किए अपने लिगेंड के साथ, ईजीएफ के साथ। ये दोनों जो थे ये कहाँ चले गए, एंडोसिटिक क्लैथरीन कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल हम बोल रहे हैं, ये फ्यूज करेगा लाइसोसोम के साथ, ठीक है, लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा और दोनों ही जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, बोथ द रिसेप्टर एंड द लिगेंड डिग्रेड, ठीक है। तो दोनों रिसेप्टर और लिगेंड जो होता है वो लाइसोसोम में डिग्रेड हो जाते हैं। ये कहाँ देखा गया है, ईजीएफ में, ठीक है, और उसका रिसेप्टर में, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड इट्स रिसेप्टर
ठीक है, इस केस में हमने क्या देखा कि रिसेप्टर और लिगेंड बोथ आर डिग्रेडेड। ठीक है, सो ये जो इतना पार्ट जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया, ये कंटिन्यूएशन था लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में मैंने एंडोसाइटोसिस पढ़ाया था, उसी का कंटिन्यूएशन था यहाँ तक का वीडियो। आज का जो लेक्चर है यहाँ पर मैं सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करूंगी। सेल ऑर्गेनल्स का चैप्टर है ये। ठीक है, सो ये जो लेक्चर है इसमें सेल ऑर्गेनल्स का डिटेल पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज हमें प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। सो बिफोर दैट मैं चाह रही थी कि मैं सेल ऑर्गेनल्स का कुछ एक बेसिक आउटलाइन आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर हमें पता चलेगा कि कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं सेल के ऊपर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनल के ऊपर कौन से मेम्ब्रेन है, किसकी बात हो रही है। सो उस चीज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक आउटलाइन ऑफ द सेल ऑर्गेनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर दिया है, जहां पर मेजर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं एनिमल सेल के। ठीक है, सो एनिमल सेल के सारे कंपार्टमेंट्स अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंटेड है। ये ग्रीन कलर का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये रेड कलर का क्या है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर द न्यूक्लियोलस, ये दिस इज द न्यूक्लियोलस। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या न्यूक्लियस देख सकते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर, ये फ्री राइबोसोम्स, ये फ्री राइबोसोम्स है, ये पेरोक्सीसोम्स है। ठीक है, द पार्ट वाटरी पार्ट इज द साइटोसोल। ठीक है, जो ऑर्गेनल्स के बाहर का पार्ट है सारा। लाइसोसोम हम देख सकते हैं यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर है, और एंडोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक एनिमल सेल का एक वेल डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। सारा कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द सेल इज एक्सप्लेन्ड हियर विद द डायग्राम। नाउ लेट्स सी द प्लांट सेल। ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर आप इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, वैक्यूल बना है। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वैक्यूलर मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। गोल्जी वेसिकल, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, आरईआर। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो ये एक वेल डिटेल्ड डायग्राम है ऑफ प्लांट सेल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेल ऑर्गेनल। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करने से पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से है, सिंगल बाउंड और विदाउट एनी मेम्ब्रेन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये इसलिए एक्सप्लेन्ड है क्योंकि आई थिंक 2022 सितंबर में जो पेपर हुआ था वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। सो वहां पर भी काफी ऑप्शंस थे, तो कंफ्यूज हो गए थे स्टूडेंट्स। जस्ट बिकॉज फॉर दैट पर्पस मैंने ये यहाँ पर एक स्लाइड दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन एंड इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, इनके अराउंड क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज हमारे लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। अब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल विच इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है ये सबसे क्या है, एक तरीके से फर्स्ट जो मेन हमारा ऑर्गेनल है दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जीनोम होता है हमारा। ठीक है, असाइड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ जेनेटिक मटेरियल, कुछ डीएनए पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के देखा जाए तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर पूरा डिटेल स्टडी की जाए न्यूक्लियस में, तो सबसे बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सेकंड इज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, एक स्केलेटल पार्ट है न्यूक्लियस का। फिर लास्ट इज द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन अगेन इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, पूरा क्रोमैटिन जो कि न्यूक्लियस के अंदर
बहुत ही लंबा लार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनवेलप को थोड़ा सा डिटेल में। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप में कह रहा है दो कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन, ठीक है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स होती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है एक बैरियर की तरह काम करती है, जो कि सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को सेल के अंदर से, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर क्या हो रही है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो मेम्ब्रेन्स है क्या है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको क्या करिए, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो सेल के, सॉरी आई एम सो सॉरी, तो सेल के बाहर, ये अगर सेल है और सेल के अंदर ये अगर मैंने न्यूक्लियस बताया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है उसको बैरियर के लिए क्या होता है, उसको अलग करने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर उसको नहीं आने देने के लिए क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप अगेन डबल मेम्ब्रेन है, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन कैसे होते हैं? बैरियर की तरह काम करती हैं, ठीक है, जो कि सेपरेट करती हैं कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कंटेंट को सेल के बाहर साइटोप्लाज्म से अलग करती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इस न्यूक्लियस का, ये कंटिन्यूअस होता है विद द ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मेम्ब्रेन हमारा कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियस का, जिसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर एनवेलप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट मेंशन है कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होता है कि न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स जो होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होके होता है, और ये न्यूक्लियर पोर्स जो होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट होती हैं। अब आगे देखें, ये जो न्यूक्लियर पोर होती है एक पूरी लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की बनी होती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्टागोनल सिमेट्रिकल, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो होती है इसमें 30 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है। ये जो ईच न्यूक्लियर पोर, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, हर एक न्यूक्लियर पोर में क्या होता है, 30 डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं, 30 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन्स, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोरिन्स। और एक मैमेलियन सेल में देखा जाए तो 3000 to 4000 टोटल पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियोपोरिन्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया एक स्कैफोल्ड या फिर एक स्केलेटल, न्यूक्लियस के अंदर एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि एक क्या हो रहा है कि एक पूरा प्रोटीन फिलामेंट्स का बना है, एक पूरे प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क है, और क्या है, एक न्यूक्लियर स्कैफोल्ड है, मतलब एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का बना होता है, और ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है क्रोमैटिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, सो क्रोमैटिन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है ये न्यूक्लियर लैमिना का बना होता है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के जस्ट अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिन्स, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। दीज न्यूक्लियर लैमिनास आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और ये न्यूक्लियर लैमिना जो होते हैं लैमिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, लैमिन प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। ये न्यूक्लियर लैमिना जो होते हैं एक तरीके का क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है।
जो कि न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? अगेन इट इज अ साइटोस्केलेटल, सेल के अंदर का स्केलेटल है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्कैफोल्ड है या फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर है, और ये एक प्रोटीन का फिलामेंट है। ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर लैमिनास के बने हैं। न्यूक्लियर लैमिनास जो है वो लैमिन प्रोटीन का बना है। ये जो न्यूक्लियर लैमिना है ये एक तरीके का इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? साइटोस्केलेटल्स, ठीक है। So this is about the nuclear matrix और nuclear lamina. So nuclear lamina overall जो कि स्कैफोल्ड है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के लिए क्या हो रहा है? न्यूक्लियर एनवेलप को एक शेप और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा है। तुरंत ये न्यूक्लियर एनवेलप के जस्ट नीचे ही पाया जा रहा है, तो एक शेप एंड स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। अब व्हाट इज न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि अगर सेल डिवीजन में देखा जाए तो लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर कर जाएगा और रीअपियर करता है टीलोफेज में, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्या होते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है ऑर्गेनल्स चले जाते हैं, ठीक है, डिसअपियर कर जाते हैं, तो ये भी डिसअपियर कर जाता है लेट प्रोफेज में, और अर्ली टीलोफेज स्टेज में क्या होता है? रीअपियर कर जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ये वहां से बनता है, ठीक है। ये साइट होता है सिंथेसिस, ये साइट होता है ट्रांसक्रिप्शन का ऑफ आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए की सिंथेसिस का ये एक साइट होता है, और राइबोसोम की भी असेंबली करता है, ठीक है। क्योंकि राइबोसोम कैसे, किसके बने होते हैं? आरआरएनए के। आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो एक तरीके से ये आरआरएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है न्यूक्लियोलस, और ये क्या कर रहा है? राइबोसोम को भी क्या बना रहा है? बनाने का, असेंबली का जो है, असेंबली ऑफ राइबोसोम में ये पार्टिसिपेट करता है। अब एक यहाँ पर लास्ट स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या है? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन अगेन इट इज अ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, डीएनए का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, डीएनए का एंड प्रोटीन का, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। जी नॉट स्टेज में क्रोमैटिन जो होते हैं वो सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में होते हैं, इन द कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है, और कंडेंस्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। सो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के अंदर सिर्फ इतना फर्क होता है, जो क्रोमैटिन होता है वो काफी क्या होता है? लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। एक फिलामेंट फॉर्म में, लेस कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जा रहा है। लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं कि काफी कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्रोमैटिन अगर काफी अच्छे से क्या हो जाए, काफी अच्छे से अरेंज हो जाए, काफी अच्छे से कंडेंस्ड हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, तो दीज आर द क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमैटिन जो होता है वो काफी लेस कंडेंस्ड और एक्सटेंडेड डीएनए, ठीक है, काफी फैले हुए एक्सटेंडेड डीएनए, ठीक है। वहीं पर क्रोमोसोम्स कैसे है? ये हाईली कंडेंस्ड है, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड और कॉम्पैक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से काफी कॉम्पैक्ट, काफी बंधे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्रोमैटिन के बारे में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस का वेल लेबल्ड और वेल एक्सप्लेन्ड डायग्राम है, जहां पर हम आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे हम देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो न्यूक्लियर लैमिना जो होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप को ही क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? एक स्टेबिलिटी और शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का हमने देखा ये क्या करता है? साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए और असेंबली ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स की असेंबली और आरआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्रोमैटिन हमने देख लिया हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, काफी एक्सटेंडेड और लेस कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। यहाँ पर हम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूअस था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या था? ऑक्टागोनल, एक सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल न्यूक्लियर प्रोटीन्स का बना होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारा राइबोसोम है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है, तो सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये ईआर हो गया, ये गोल्जी बॉडीज हो गए, ठीक है। ये थोड़े बहुत क्या हो गए? लाइसोसोम हो गए,
ये राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, ये कुछ न्यूक्लियर बॉडीज हो गई, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, ये न्यूक्लियस था, ये क्या था, ये माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, ठीक है। तो ये जो बचा पार्ट हो गया, ये जो बाकी जो पार्ट है हमारा, जो इवन जो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी जो लिक्विड पार्ट है, जो बाहर भी जो ये सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पोर्शन है या जो लिक्विड पार्ट है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म एक साइटोसॉल, साइटोसॉल क्यों बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनेल के बाहर, ऑर्गेनेल को छोड़ के, ठीक है, जितना भी लिक्विड पार्ट है अंदर क्या होता है, साइटोसॉल होता है, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स के अंदर भी यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसॉल है, साइटोसॉल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल सस्पेंडेड है, ठीक है। तो साइटोसॉल का हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, साइटोसॉल का सबसे फर्स्ट लेक्चर में साइटोसॉल साइटोप्लाज्म सबके बीच का डिफरेंस बता रखा है। साइटोसॉल इज द पार्ट जो कि ऑर्गेनेल्स को भी छोड़ के जितना हमारा लिक्विड पार्ट है इज द साइटोसॉल, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स उसमें सस्पेंडेड है, तो टोटल हमने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोसॉल जो होते हैं ये हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल बना रहे हैं। यहाँ पर साइटोसॉल में ही हम क्या देखते हैं, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोसॉल में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और यहाँ का प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी कहाँ होता है, साइटोसॉल में होता है, ठीक है। सो जितने भी सेल के इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है, ठीक है, सिंथेसिस है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में ही इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब लेट्स स्टडी अबाउट द जो भी एक्स्ट्रा जो भी पार्टिकल्स है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल है, या फिर जो भी सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा बॉडीज होती हैं, जो माइक्रो बॉडीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुलर कंडेंसेट्स के नाम से यहाँ पर देख रखा है, जैसे न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। क्या काम करता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोसोम की असेंबली, ठीक है। सेकेंड इज द पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। कार्बन फिक्सेशन फ्रॉम CO2 इन एल्गी, ठीक है, तो ये कार्बन फिक्सेशन करता है CO2 का एल्गी से। स्ट्रेस ग्रैन्यूल्स, स्ट्रेस ग्रैन्यूल्स कहाँ है, साइटोसॉल में है। ये टेम्पररी स्टोरेज करते हैं पर्टिकुलरली ऑफ ट्रांसलेशन रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर है हमारा पी ग्रैन्यूल्स। पी ग्रैन्यूल्स कहाँ है, साइटोसॉल में। आरएनए मेटाबॉलिज्म एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। बैल्बिनी बॉडीज, ये कहाँ होते हैं, साइटोसॉल में। कहाँ क्या करते हैं, लोकलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ mRNAs एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कैजुअल बॉडी, कैजुअल बॉडी न्यूक्लियस में होते हैं, mRNA की प्रोसेसिंग करते हैं। फिर पैरास्पेकल्स, ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर आरएनए ट्रांसपोर्ट ग्रैन्यूल्स न्यूरॉन्स में होते हैं, आरएनए का लोकलाइजेशन टू सब सेलुलर लोकलाइजेशन इन डेवलपमेंट एंड इन न्यूरॉन्स, ठीक है। पीएमएल क्या होते हैं, प्रोमायोलिटिक ल्यूकेमिया बॉडीज, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस में, स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर्स, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी में डेंड्राइट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल नीडेड फॉर न्यूरोनल ट्रांसमिशन। तो ये जो भी हमारे ऑर्गेनल्स में और साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में जितने भी एक्स्ट्रा जो बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उनका कुछ यहाँ पर फंक्शंस और विद नेम एंड लोकेशन यहाँ मेंशन्ड है इस स्लाइड में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्जेस्ट और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होता है ये फॉर्म करता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, ठीक है, क्लोज्ड और फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये एक साइटोस्केलेटल के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, फॉर डिफरेंशिएटेड एंड डोमेन स्पेशलाइज्ड फॉर डिस्टिंक्टिव फंक्शन, ठीक है। ईआर का देखा जाए तो ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। जो रफ होते हैं उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम होता है, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके सरफेस पे किसी भी तरीके का राइबोसोम नहीं होता, इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। अब सेल को अगर हम डिस्टर्ब करें, ठीक है, बाय होमोजेनाइजेशन, ठीक है, तो क्या होगा, ईआर जो होगा वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ब्रेक होता है, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम्स, ठीक है। अब अगर हम फंक्शन देखें ईआर का, सो ईआर में कह रहा है कि जो प्रोटीन्स हैं जो कि सॉल्युबल या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि सेल के बाहर
एक्सक्रीट होने वाले होते हैं, वह सेल के बाहर रिलीज होने वाले होते हैं, वो कहाँ इनिशियली आते हैं, ईआर में। ठीक है, ईआर में प्रोटीन्स क्यों आते हैं? अब प्रोटीन्स जब बाहर बन रहे हैं साइटोसोल में या न्यूक्लियस में बन रहे हैं, ठीक है, साइटोसोल में बन रहे हैं, वो हम देखते हैं कि राइबोसोम में बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आर है जिसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम है, वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। वो प्रोटीन की सिंथेसिस अलॉन्ग विद प्रोटीन सिंथेसिस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ईआर में, जिसको हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है एंड अलॉन्ग विद दैट क्या होते हैं, ट्रांसलोकेट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है प्रोटीन का, ये प्रोटीन जो होते हैं सेल के बाहर एक्सक्रीट होने के लिए क्या होते हैं, ईआर के अंदर आते हैं। ईआर से ये कहां जाते हैं, गोल्जी में जाते हैं। गोल्जी से ये कहां जाते हैं, ये सेल के बाहर जो होते हैं सेल के एक्सटीरियर में जाते हैं। ठीक है, या तो लाइसोसोम से जाएंगे या तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये आउटसाइड जो है सेल चले जाते हैं। ठीक है, सो ये प्रोटीन्स ईआर में इसलिए आते हैं क्योंकि ईआर में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के ल्यूमेन में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, जैसे एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एडिशन या प्रोसेसिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ये कहां होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, थर्ड इज द प्रोटीन फोल्डिंग, फोर्थ इज द स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेजेस एंड फिफ्थ इज द असेंबली इनटू मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन्स जो होते हैं, जो भी प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं वो इनिशियली असेंबल होते हैं ईआर में, जिनको सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट होना होता है। ठीक है, यहाँ ईआर में जो प्रोटीन ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम में, वो सिंथेसिस के साथ अगर ईआर में आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एंड इन द ईआर 5 तरीके का मॉडिफिकेशन होता है जो कि हम देख सकते हैं। ये सारे मॉडिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट का एडिशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना, किसी तरह का क्लीवेज होना, है ना, और क्या, प्रोटीन की फोल्डिंग होना और मल्टीमेरिक असेंबली बनाना। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं जो रफ ईआर होता है उसमें लिपिड और स्टेरॉल की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एंड ये जो रफ ईआर जो स्मूथ ईआर होते हैं, जो स्मूथ ईआर है जिसके सरफेस पे किसी भी तरीके का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, लिपिड एंड स्टेरॉल की सिंथेसिस होती है। ये जो ईआर होते हैं या जो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं, और जब भी कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनल में, किसी भी सेल की जहां भी जरूरत होती है, वहां ईआर से ही ये कैल्शियम आयन अपने कैल्शियम पंप से पंप आउट होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कुछ फंक्शन है ईआर का। तो यहाँ पर ईआर का एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है जहाँ न्यूक्लियर पोर है, या न्यूक्लियस के अंदर से ही हम देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ही क्या बना रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। यहाँ पर हम राइबोसोम देख सकते हैं, ये सिस्टर्नल स्पेस है, ये सिस्टर्नी है, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का, इज कॉल्ड द सिस्टर्नी। Now let's discuss about the Golgi apparatus. Golgi apparatus जो होते हैं ऑर्गेनाइज स्टैक्स होते हैं ऑफ डिस्क कंपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या होता है, स्टैक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो Golgi apparatus या Golgi बॉडीज होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और प्लांट्स में ये क्या होते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वही जो ईआर, Golgi, लाइसोसोम, ये जो सिस्टम है इसका ये पार्ट होते हैं। ये जो होते हैं 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, जिसको हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं, फ्लैटेंड जो स्ट्रक्चर होता है इनका, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टैक्स होते हैं Golgi स्टैक्स बुलाएंगे इनको हम, और डिक्टियोस्टोम बोलते हैं यूजुअली प्लांट्स में। ठीक है, ये जो स्टैक्स होते हैं इनके पास एक सिस फॉर्म होता है जो कि फॉर्मिंग फेस है, और एक ट्रांसफॉर्म होता है जो कि मैच्योरिंग फेस है। प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं सिस के साइड से और रिलीज होते हैं सेल कहाँ, ट्रांस के साइड से। ठीक है, ट्रांस Golgi के साइड से। ठीक है, सो अगर हम देखें ईआर का भी क्या फंक्शन है, Golgi apparatus का क्या फंक्शन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरीके से प्रोटीन का मॉडिफिकेशंस कर रहा था, कुछ मॉडिफिकेशंस प्रोटीन का, लिपिड का कहाँ होते हैं, Golgi apparatus में भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो Golgi apparatus होते हैं, यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होता है प्रोटीन का, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ पर होता है। फिर और जो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन वाले हैं उसमें भी अगर कुछ किसी भी तरीके का और भी मॉडिफिकेशन है, वो हमारा Golgi apparatus में कंटिन्यू होता है। ठीक, द लिपिड एंड पॉलीसेक्राइड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी Golgi apparatus में होता है। जो ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स
स्फिंगोमाइलिन्स और जो ग्लाइकोलिपिड्स है उनका भी सिंथेसिस कहाँ होता है, गोल्जी में होता है। गोल्जी एक मेजर साइट है ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड जितने भी प्लांट्स में सेल वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, उनका भी सिंथेसिस या फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी एपरेटस में ही होता है। ये हमारा कुछ गोल्जी एपरेटस है। यहाँ पर सिस फेस है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोज वेसिकल है जो कि ईआर से आकर के फ्यूज करता है गोल्जी से, गोल्जी के सिस साइड से। एंड यहाँ फिर ट्रांस साइड से क्या होता है, अगेन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि सेल के एक्सटीरियर या फिर लाइसोसोम से जाकर के फ्यूज करते हैं, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसमें इसका खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। थोड़ा बहुत ये अपने सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्मूथ होता है। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, काफी फोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये जो क्रिस्टी होते हैं, इसमें जो फोल्डिंग्स है ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पे एक एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम होता है जिसको F0 F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनर्जी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पोरीन्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पोरीन्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पोरीन्स आर द पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स। सो ये पोरीन्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पोरीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहलाते हैं, ठीक है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सेल डेथ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जो सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस, जो कि एक प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस है। अपोप्टोसिस में जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ हीम कॉम्प्लेक्स, जो हीम कॉम्प्लेक्स है उसकी बायोसिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो कैल्शियम की सिग्नलिंग में माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का पार्टिसिपेशन देखा जाता है। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स में होते हैं, ठीक है। ये भी सेमी ऑटोनॉमस है क्योंकि इनके पास भी इनका खुद का डीएनए है। इनके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्लास्टिड कैसे होते हैं, इसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, वो यूजुअली स्टोरेज के लिए होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड होता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिफरेंट कलर्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कलर्स, वो क्रोमोप्लास्ट से ही आ रहे होते हैं। द थर्ड प्लास्टिड जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का और हमारे फोटोसिंथेसिस में बहुत ही अच्छे से स्टडीड है और प्लांट फिजियोलॉजी नाम का जो यूनिट है उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब्ड होता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट में होता है, एल्गी में। एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करती है उस एल्गी में भी प्रेजेंट होता है, और प्रोटोजोन में। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा इज द फ्लूइड फिल्ड रीजन। यहाँ पर जो स्टैक्स देख सकते हैं हम, यहाँ पर थाइलेकॉइड्स के स्टैक्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम बोलते हैं, जो कि स्टैक्स होते हैं थाइलेकॉइड के, मतलब एक बहुत सारे थाइलेकॉइड्स के यहाँ पर स्टैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो थाइलेकॉइड है इसके ल्यूमेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर जो स्ट्रोमा लेमिली है ये दोनों ये ग्रेनम्स को आपस में अटैच करती है। लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेनिंग एक ऑर्गेनेल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ये डाइजेशन में या मैक्रोमोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं, क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं बहुत सारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स को, बहुत सारे पार्टिकल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। इसमें बहुत लगभग 40 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और अंदर जो पीएच होता है इसका 4.5 to 5 होता है, क्योंकि यहाँ पर वी टाइप पंप प्रेजेंट है, वी एटीपेस, जो कि पंप करता है हाइड्रोजन आयन को इनसाइड द लाइसोसोम, ठीक है, इन द ल्यूमेन ऑफ द लाइसोसोम। और यहाँ पर एसिडिक पीएच है क्योंकि जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं।
बहुत अच्छे से, जैसे कि प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, सल्फाटेजेस, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, ठीक है। अब क्या है पेरोक्सिसोम, ये एक दूसरा ऑर्गेनल है जो कि स्मॉल वेसिकुलर कंपार्टमेंट होता है जिसमें 50 एंजाइम्स होते हैं जो कि वेरियस ऑक्सीडेटिव काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में ये पेरोक्सिसोम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पेरोक्सिसोम में बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, जैसे कैटालेज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेज हो गया। यहाँ पर क्या होता है, H2O2 का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस और डिग्रेडेशन दोनों ही H2O2 का यहाँ पर पेरोक्सिसोम में ही देखा जाता है। जो बीटा ऑक्सीडेशन का मेजर प्रोसेस है वो पेरोक्सिसोम में होता है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका थोड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन मेजर पार्ट कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम में ही होता है। पेरोक्सिसोम जो होते हैं ये इनका काम, अगर हम प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, C2 साइकिल में भी इनका रोल प्ले होता है, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भी इनका रोल प्ले होता है, ठीक है। So this was about the membrane organelles. membrane organelles के बारे में ये complete पूरा ये जो वीडियो था ये membrane organelles के बारे में था, just because कि हमें जब next वीडियो है, next वीडियो में we are going to discuss about the transport of macromolecules across the organelles. जो भी प्रोटीन्स बनते हैं सेल के अंदर, ठीक है, साइटोसॉल में प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन्स जिस जगह के जिस ऑर्गेनल्स के रेसिडेंट प्रोटीन्स है उस ऑर्गेनल्स में उसको भेजा जाता है। तो वो पूरा ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट, वो पढ़ने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द सेल ऑर्गेनल्स। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक आउटलाइन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।